उत्तराखंड पीसीएसजे या जुडिशरी का मुख्य परीक्षा का परिणाम अनाउंस हो गया है। विद्यार्थी जो है इंटरव्यू के लिए तैयारी आरंभ कर रहे हैं। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून के द्वारा इंटरव्यू के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम विद्यार्थियों के द्वारा उठाए जाने चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रख करके इंटरव्यू को ज़्यादा प्रभावशाली, इफ़ेक्टिव और मार्क्स ओरिएंटेड बना सकते हैं, इसी के लिए जो है इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख करके ज़्यादा लाभ हासिल कर सकते हैं। तो जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, इसमें पहला महत्वपूर्ण विषय जिस पर सबसे ज़्यादा गौर करना होता है कैंडिडेट्स को, ये है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल वो विशिष्ट गुण है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने 20-25 साल के ज्ञान को इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो है प्रस्तुत कर सकते हैं और साथ में उसे इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचाना होता है। अर्थात क्या ज्ञान विद्यार्थी के पास है, कितनी समझ विद्यार्थी के पास है, कितना आत्मविश्वास उसके पास है, उसकी क्या विचारधारा है, इन समस्त चीज़ों को इंटरव्यू बोर्ड तक ले जाना कम्युनिकेशन स्किल की एक विशेषता है। इस स्किल को निखारने के लिए और इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ों पर गौर करने की आवश्यकता है। जैसे जो भी उत्तर विद्यार्थी के द्वारा दिया जा रहा है बोर्ड के प्रश्न का, उसमें स्पष्टता होना जरूरी है, क्लैरिटी होना जरूरी है। अर्थात उसमें किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का संदेह या किसी भी तरह का जो है ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए। पहली ये आवश्यकता हो कि स्पष्टता उसके अंदर हो, ताकि सामने बैठा हुआ व्यक्ति उस बात को स्वीकार करने के लिए जो है एग्री हो या तैयार हो। साथ में जिस टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, अर्थात टोन इंटरव्यू बोर्ड के सामने और विद्यार्थी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ध्यान में रखते हुए टोन का इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, ताकि वो रिलायबल हो, परफेक्ट हो, ना तो बहुत तेज हो ना बहुत कम हो, अर्थात वो इंटरव्यू बोर्ड तक आराम से पहुंच रही हो, ऐसी टोन का इस्तेमाल कैंडिडेट को करना चाहिए। लिसनिंग एबिलिटी, अर्थात जो भी प्रश्न कैंडिडेट से पूछा गया है वो उसे कितने गौर से सुन रहा है और समझ रहा है, और जितना गौर से उसे सुनेगा और समझेगा उतने ही बेहतर ढंग से उस पर जवाब दिया जा सकता है। अन्यथा ये समस्या हो सकती है। ये कम्युनिकेशन स्किल का भी एक हिस्सा रहेगा। वोकैबुलरी, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कैंडिडेट अपने उत्तरों के साथ में कर रहा है। लॉ एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इन शब्दों का एक अपना प्रभाव होता है। तो कैंडिडेट को अपने उत्तर में ऐसे कई सारे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो है लीगल ग्लोसरी के जो है पार्ट होते हैं। इसके साथ साथ में जो है कॉन्फिडेंस, अपनी बात को विद्यार्थी कितने आत्मविश्वास के साथ में प्रस्तुत कर रहा है, ये कॉन्फिडेंस उसके विषय की सटीकता को, उस तर्क की स्पष्टता को जो है मदद करता है। साथ में इम्पैथी, अर्थात समझने की क्षमता, दूसरों को समझने की क्षमता, परिस्थितियों को समझने की क्षमता विद्यार्थियों को दिखानी होती है अपने उत्तरों के दौरान, ताकि वो आने वाले समय में जिस भूमिका को निभाएंगे उस भूमिका के लिए उन्हें एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में जो है लिया जा सकता हो। एडेप्टेबिलिटी, अर्थात चीज़ों को किस तरह से जो है स्वीकार किया जाना चाहिए और किस तरह से जो है परिस्थितियों के हिसाब से उनका आंकलन होना चाहिए, ये भी जो है विद्यार्थियों को अपने इस पूरे माहौल के दौरान प्रस्तुत करना होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ये विशेषताएं रहेंगी। ये तो हो गया वो स्किल जो विद्यार्थी जो है बोल के करता है। दूसरा स्किल वो है जिसमें विद्यार्थी को बोलने के अलावा अपना जो शारीरिक एक्सप्रेशन है, फिजिकल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, उसको दिखाना होता है। इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में विद्यार्थी का फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, अर्थात
उसका चेहरा क्या कह रहा है, उसका चेहरा विश्वास के साथ में चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है या स्ट्रेस को दिखा रहा है, दबाव को दिखा रहा है या नर्वसनेस को दिखा रहा है। ये फेशियल एक्सप्रेशन, साथ में इन सारी चीज़ों के साथ में व्यवहार कैसा है, प्लीजेंट व्यवहार है, रूड बिहेवियर है या कोर्डियल बिहेवियर है, किस तरह का है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ में जो कैंडिडेट है उसके पैरों की स्थिति क्या है, उसके हाथों की स्थिति क्या है, उसकी बॉडी की स्थिति क्या है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब के साथ में जो जुड़े होते हैं, तो इस पर भी जो है गौर करना आवश्यक होता है विद्यार्थी को। इसके अलावा जो है जो लीगल व्यू पॉइंट है, उस लीगल व्यू पॉइंट पर विद्यार्थी को स्पष्ट होना जरूरी होता है। इसके लिए जो है एक क्लियर व्यू पॉइंट कैंडिडेट का जो है किसी भी विषय पर होना चाहिए। अर्थात जब कैंडिडेट जो है अपने विचार को रख रहा हो, अपनी बातों को दे रहा हो, तो उसके अंदर जो है क्लियर व्यू पॉइंट होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए कि हाँ इसके पीछे ये तर्क है। साथ में वो विचार शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, समराइज फॉर्म में प्रभावशाली ढंग से इफेक्टिव वर्ड के साथ में उसे छोटा होना चाहिए और उसके द्वारा जो है कोई ओपिनियन स्पष्ट होनी चाहिए कि इससे क्या विचार निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है। और ये सारा करते समय कॉन्फिडेंस अति आवश्यक है, अर्थात आत्मविश्वास कैंडिडेट को वहाँ पर जो है अपना प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जो है बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, ये इस पूरे चीज़ के साथ में जो है महत्वपूर्ण है और इसके बारे में कैंडिडेट को अवेयर भी रहना चाहिए कि किस तरह से जो है उसका शरीर या उसका जो है शारीरिक हाव भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें जो है बॉडी लैंग्वेज ये पूरे स्वरूप में दिखती है। आई कांटेक्ट कैसा है, बोर्ड में जो है 3, 4, 5, 4 या 5 मेंबर हो सकते हैं और प्रश्न को एक मेंबर पूछ रहा होगा, तो आई कांटेक्ट कैंडिडेट का सभी मेंबर के साथ में रहना चाहिए जिससे उसका कॉन्फिडेंस स्पष्ट रहता है। साथ में वो सभी से इंटरेक्ट कर रहा है एट ए टाइम के समय, अर्थात मेंबर जो है सभी नंबर देते हैं जो भी प्रश्न जिस भी मेंबर के द्वारा पूछा जाता है, इसलिए कैंडिडेट को सभी के साथ में आई कांटेक्ट रखना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब जुड़ती हैं तो एक तरह का कॉन्फिडेंस एंड एक तरह का एटीट्यूड विद्यार्थी का उभर कर आता है और वो जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है बोर्ड के ऊपर और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है विद्यार्थी के लिए उपयोगी होता है या उसमें अच्छे नंबर हासिल करने का उसको लाभ हो सकता है। इसके अलावा जो है नर्वसनेस या डिफेंसिवनेस, ये चीज़ जो झलकती है ये झलकनी नहीं चाहिए, इसके ऊपर विद्यार्थी को कंट्रोल होना चाहिए और वो प्रैक्टिस के द्वारा, प्रयास के द्वारा, आत्मविश्वास को बढ़ाने के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी जो है इस इंटरव्यू की एक विशेषता है कि अपने सभी चीज़ों के प्रस्तुतिकरण के समय विद्यार्थी ने इस चीज़ को किस तरह से प्रदर्शित किया है, जो चीज़ भी प्रस्तुत की गई है उत्तर के रूप में उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कितना प्रामाणिक है वो तथ्य, जिस तथ्य के आधार पर विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट कर रहा है। तो ऑथेंटिक सोर्स के बेसिस पर विद्यार्थी ये चीज़ कर सकता है। इंथ्यूजिज्म, कितना जो है उत्साह के साथ में विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट कर रहा हो, हालांकि वो नियंत्रण में होगा परंतु ज़रूर हम उसके बारे में पॉजिटिव हों। स्ट्रेंथ हम उसकी गिना सकते हैं कि इस चीज़ का स्ट्रेंथ ये है, इसकी मेरिट ये है और इसके द्वारा जो है ये चीज़ हासिल की जा सकती है। अकम्प्लिशमेंट कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विद्यार्थी ने जो अपनी बातें कही हैं वो किस निष्कर्ष तक जाती हैं और उससे क्या निष्कर्ष या परिणाम स्पष्ट हो रहा है, ये चीज़ विद्यार्थी पहले से सोच के स्पष्ट रख सकता है अपने मन में कि मुझे ये प्रस्तुत करना है। इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स के जो इशू होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें विद्यार्थियों को इन सारे समसामयिक विषयों पर गौर रखना होता है और पिछले कुछ समय का लगभग 6 महीने का या कुछ विषयों पर 1 साल के विषयों का ध्यान रहना चाहिए। जैसे जो है जर्नल अवेयरनेस, ये एक हिस्सा है
कि सामान्य रूप से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। रिसेंट जो हैपनिंग्स है, हाल ही में जैसे हुआ है, जैसे उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में हाल ही में 2-3 नए कानून आ चुके हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये विधानसभा ने पारित कर दिया है और अभी सेंटर में जा रखा है। उसके अलावा जो है एंटी चीटिंग या एंटी कॉपिंग कानून भी जो है उत्तराखंड में जो है आ चुका है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी रिकवरी बिल ऑर्डिनेंस हाल ही में जो है वो पास हुआ है, उसके बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से सेंटर में भी जो है एंटी चीटिंग लॉ हाल ही में जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो है रिसेंट हैपनिंग हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ में जो है पार्लियामेंट में जो है 3 कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस भी जो है चेंज हो गई हैं। 1 जुलाई से जो है वो भारत में लागू हो जाएंगे, उसके बारे में भी हमें जो है पता होना चाहिए क्या क्या हो रहा है। बाकी कोई लीगल डेवलपमेंट और अगर कुछ हो रहा हो, जैसे जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आ रही है, तो उसके बारे में जो जानकारी होनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस और लोकल इलेक्शन जो है एक साथ होंगे, तो उस पर किस किस तरह का लीगल चीज़ें चेंज होंगी, कहाँ कहाँ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है इन सब के बारे में कैंडिडेट्स का ओपिनियन क्या है, इनकी मेरिट वो किस तरह से देखता है और क्या इनके बेनिफिट्स होंगे, ये भी गौर किया जा सकता है। इसके अलावा जो है इसमें इंट्रोडक्शन विद्यार्थी को अपने को इंट्रोड्यूस करना होता है बोर्ड के सामने, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी विशेषताएं कैंडिडेट्स की हैं, उन्हें उसे बहुत छोटे टाइम में 25-30 मिनट के टाइम में प्रस्तुत करना होता है बोर्ड के सामने। तो इसलिए जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले से स्पष्ट होना चाहिए। जैसे हम एक छोटी सी बात करें कि अगर हमें देहरादून को बताना है किसी को कि देहरादून के बारे में समझाना है, तो देहरादून के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, बट अगर हम उसको एक पैरामीटर के अंदर लाएं तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसका हिस्टोरिकल पॉइंट से, ज्योग्राफिकल पॉइंट से, इकोनॉमिकल पॉइंट से, पॉलिटिकल पॉइंट से, कल्चरल पॉइंट से, अगर हम हर जगह से एक एक 2-2 पॉइंट मुख्य रूप से उठाएं तो परफेक्ट आंसर बन सकता है कि से समथिंग अबाउट देहरादून। इसी तरह से व्यक्ति के भी अनेक पहलू हैं और उन सभी पहलुओं का जो है एक समअप होना चाहिए इंट्रोडक्शन। उसके अलावा ये पहला इम्पैक्ट होता है या पहला इम्प्रेशन होता है, और ये निश्चित रूप से पॉजिटिव तरह का होना चाहिए। साथ में जो है कैंडिडेट्स के जो मेजर थॉट्स हैं, विचार हैं, वो इसके साथ में जो है जुड़े होने चाहिए, ताकि जो है बोर्ड को जो है एक नज़रिया कैंडिडेट के बारे में जो है हासिल हो सके। एजुकेशनल बैकग्राउंड कैंडिडेट का जो रहता है वो भी परफेक्ट रूप से तैयार होना चाहिए। अगर वो करंट में कहीं पर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके अंदर, या उनकी जो है और उनकी क्या चीज़ वहाँ से कैंडिडेट ने हासिल की है जो इस प्रोफेशन में आके उसको मदद कर सकता है, या फिर कोई विशेष घटना है, या फिर वहाँ से कोई नया अचीवमेंट उनको मिला है, ये तैयार रहना चाहिए। लॉज फ्रॉम एजुकेशनल बैकग्राउंड, जितना भी जो है कैंडिडेट ने किया है, अगर उन्होंने जो है LLM किया है या BA LLB की है या उसके अलावा कोई और ऊपर का जो है डिग्री हासिल किया है, तो वहाँ से एक रोबस्ट नॉलेज जो कैंडिडेट के पास रहना चाहिए। और साथ में इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है कैंडिडेट का, कोई सा भी एक पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है, कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है जो बहुत रुचि का हो, उस रुचि के विषय में कैंडिडेट की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए जो वो प्रस्तुत भी कर सकता है। इसके अलावा जो है लीगल नॉलेज, जिसको हम जो है एक तरह से जुडिशियल टेम्परामेंट भी कह सकते हैं, कि किस प्रकार का ये एक प्रोफाइल है पूरा। जैसे जो है जो एबिलिटी चाहिए इस क्षेत्र में कैंडिडेट के पास, वो है कि इम्पार्शियल एंड फेयर, यानी उसे जो है पक्षपात रहित प्रकृति का होना चाहिए, या उसके अंदर ये गुण होता है। तो ये एबिलिटी कैसे जो कैंडिडेट दिखाएगा बोर्ड को कि अगर वो चुना जाता है तो इस तरह से जो है अपने कार्यों को कर सकेगा। साथ में जो है बाइस्ड नेचर कहीं दिखना नहीं चाहिए, जहाँ पर जो है हम किसी एक तरफ जो है
झूल जाएं या दूसरी तरफ चले जाएं, यानी न्यूट्रल एक अप्रोच, साथ में जो है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो लॉ के प्रोविजंस हैं, उनको बेस रख करके हम निर्णय दे रहे हों। साथ में डिसीजन मेकिंग एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस जॉब का, जिसमें जो है कैंडिडेट्स को बाद में जो है बहुत बड़े बड़े विषयों पर निर्णय लेने होंगे। वो निर्णय की क्षमता यहाँ दिखनी चाहिए अपने उत्तर के स्वरूप में। इसके अलावा इथिकल अवेयरनेस जो ये जॉब है उसके बारे में जो है जानकारी होना, जैसे जजेस का रोल क्या होता है, उनकी भूमिका क्या होती है। हम देखते हैं पॉलिटिकल एरिना का एक अलग तरह का है, जुडिशियल एरिना का लोग अलग तरह के होते हैं, तो वो एक रोल कैंडिडेट को अपना पता होना चाहिए। साथ में स्टैंडर्ड प्रोफेशनल बिहेवियर, जो व्यवहार होता है, प्रॉपर ढंग से अपनी बात को कहना, प्रॉपर ढंग से सुनना, प्रॉपर ढंग से जवाब देना, इथिकल वैल्यू उसके अंदर होना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिखनी चाहिए। साथ में मॉरलिटी यानी किसी भी चीज़ से कैंडिडेट प्रभावित नहीं होता है, वो अपने भूमिका, अपने जिम्मेदारी के हिसाब से काम करता है और हर बार उस चीज़ को जो है प्राथमिकता में रखता है। इस तरह से जो है कैंडिडेट इन सारे पहलुओं को गौर करके अपने पर्सनालिटी को उभार सकते हैं। तो एकलव्य में हम इन सारे विषयों के माध्यम से कैंडिडेटों का कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और साथ में जो है इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं उसका एक क्लैरिटी, अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है कोई तो उसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं, स्टेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, रिसेंट में स्टेट में और नेशनल लेवल में जो एक लीगल डेवलपमेंट हो रहा है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हम विद्यार्थियों को तैयार करवा रहे हैं। 9 मार्च 2024 से एकलव्य में जो है मॉक इंटरव्यू भी जो है शुरू हो जाएंगे और सभी विद्यार्थी जो इस परीक्षा में जो है पास हुए हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, आ सकते हैं। बाकी सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।